अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा कंटिन्यू है फ्रॉम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, रदरफोर्ड के क्या डिफेक्ट्स थे उसको हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अच्छा, अब बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ाने से पहले मैं यहाँ पे प्लैंक क्वांटम थ्योरी को डिस्कस कर रही हूँ। द रीज़न इज़ कि बोहर की थ्योरी बेस करती है प्लैंक क्वांटम थ्योरी पे। तो अगर हम पहले प्लैंक क्वांटम थ्योरी को समझ लें, छोटी सी थ्योरी है, इजी है। ठीक है, तो पहले अगर हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी को समझ लें तो हमें बोहर को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं प्लैंक क्वांटम को पहले डिस्कस कर रही हूँ। प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो है वो जिस साइंटिस्ट ने दी है उसका नाम क्या है? मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने 1900 में प्लैंक क्वांटम थ्योरी दी है और इस साइंटिस्ट को इस थ्योरी की वजह से नोबेल प्राइज़ मिला है इन 1918। ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला इन 1918। इसने जो अपनी थ्योरी दी है वो किस बारे में दी है? इसने डिस्कस किया है एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि एनर्जी या रेडिएशन कैसे एमिट होती है, कैसे एब्जॉर्ब होती है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ये क्या है? एटम कैन नॉट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी कंटिन्यूसली। कि एटम एनर्जी कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब नहीं करता और ना ही वो कंटिन्यूसली एनर्जी निकाल रहा होता है। ठीक है, एटम है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर वक्त ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ कर रहा है या हर वक्त ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, बल्कि कुछ ख़ास मौक़ों पर ही एनर्जी एमिट होती है एटम से। अब कब एनर्जी एमिट होती है, कब एब्जॉर्ब होती है, कैसे होती है, इस पर हम बात करेंगे इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बोहर ने इस पॉइंट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अब जो नेक्स्ट बात है ये इसका मेन पॉइंट है इस थ्योरी का, क्वांटा। इसने बात की क्वांटा के बारे में। क्वांटा क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी। ठीक है, एनर्जी की जो सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटा हिस्सा है, उससे हम क्या कहते हैं? क्वांटा। रेडिएशन एनर्जी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे छोटा पार्ट है, वो क्या है? क्वांटा। क्वांटा को हम पैकेट्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। बेसिकली क्वांटा क्या है? पैकेट्स है एनर्जी की, स्मॉल पैकेट्स हैं जिसमें एनर्जी भरी हुई है और इन्हीं क्वांटा से मिलके क्या बन रहा है? एक रेडिएशन बन रही है। तो क्वांटा बेसिकली क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, ऑलवेज इन इंटीजर्स। देखो अब इसका क्या मतलब है? देखो एक पैकेट है एनर्जी का, ठीक है, ये क्या है? क्वांटा। एक और पैकेट है एनर्जी का, ये भी क्या है? क्वांटा। अब इन दो को अगर हम ऐड कर दें, कितने क्वांटा हो गए हमारे पास? दो, 2 क्वांटा। ठीक है, एक को हम क्वांटम कहते हैं। ठीक है, ये एक क्वांटम, दूसरा क्वांटम मिलके क्या बन गया? 2 क्वांटा। क्वांटा इज अ प्लूरल फॉर्म। ठीक है, इस 2 में अगर हम एक और क्वांटम ऐड कर दें, क्या बन जाएगा? 3 क्वांटा। तो एक बात तुम लोग यहाँ पर नोट कर सकते हो कि ये जो क्वांटा की वैल्यू है ये हमेशा किस में आ रही है? इंटीजर्स में। 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी, इनके दरमियान की कोई वैल्यू नहीं होगी। कभी 0.5 क्वांटा नहीं होगा, 1.5 क्वांटा नहीं होगा, 2.5 क्वांटा नहीं होगा, 3.75 क्वांटा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वांटा की वैल्यू है वो किस में होगी? ऑलवेज इन इंटीजर्स। अच्छा, अब ये जो क्वांटा है ना, ये एक जनरल टर्म है। किसी भी रेडिएशन एनर्जी की स्मॉलेस्ट यूनिट को, किसी भी रेडिएशन एनर्जी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसे हम क्या कह देंगे? क्वांटा। ये एक जनरल टर्म है। अगर हम रेडिएशन एनर्जी को स्पेसिफिक कर दें, मतलब अगर हम बात कर लें लाइट एनर्जी की, तो अब क्वांटा का एक ख़ास नाम हो जाएगा। जैसे रेडिएशन एनर्जी का एक नाम आ गया, लाइट एनर्जी आ गई, अब वहाँ पर जो क्वांटा है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसका एक अलग नाम आ जाएगा। जैसे अगर हम लाइट एनर्जी की बात करें, ठीक है, लाइट क्या है? एक रेडिएशन एनर्जी ही है जो रेडिएट होती है, निकलती है। लाइट एनर्जी में जो क्वांटा है, मतलब लाइट एनर्जी में जो पैकेट्स हैं एनर्जी के, या लाइट एनर्जी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसे हम क्या कहते हैं? फोटोन। मतलब अगर ये लाइट एनर्जी है, ठीक है, क्या लाइट एनर्जी है, तो इसमें जो ये क्वांटा है, ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, इसका क्या नाम हो जाएगा? फोटोन। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी का नहीं पता तो मैं यहाँ पे शॉर्टली बता दे रही हूँ। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। देखो वेवलेंथ क्या होती है? देखो एक रेडिएशन एनर्जी है, ठीक है, वो वेव्स की फॉर्म में निकलती है। किस फॉर्म में?
इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अगर हम वेव्स की बात करें तो वेव्स के दो हिस्से हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। एक इसका ये अपर मोस्ट पार्ट है, एक इसका ये लोअर मोस्ट पार्ट है। अपर मोस्ट पार्ट जो इसका है इसे हम कहते हैं क्रस्ट। ये फिज़िक्स की बातें हैं, फिज़िक्स में भी तुम लोग इसको लाजमी पढ़ोगे, ठीक है, या शायद पढ़ के आ चुके होगे क्लास मैट्रिक में। लोअर मोस्ट पार्ट को हम कहते हैं ट्रफ। इसी तरह से ये क्या है क्रस्ट, ये क्या है ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट, और ये क्या हो जाएगा ट्रफ। तो अब वेव लेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वेव लेंथ को हम डिफाइन करते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट या दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, ये एक क्रस्ट और इसके साथ वाला दूसरा क्रस्ट, ये इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ये क्या है वेव लेंथ। वेव लेंथ ऐसे बात कर लो, ये दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ को ले लो, दो ट्रफ का डिस्टेंस भी क्या होगा वेव लेंथ, दोनों बराबर होगा। दो क्रस्ट का दरमियानी फासला लो या दो ट्रफ का डिस्टेंस लो, दोनों इक्वल होंगे। डिनोट करते हैं हम लैम्डा से। नेक्स्ट टाइम हमने क्या डिस्कस करनी थी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में जितनी वेव्स बन रही हैं, एक सेकंड में जितनी वेव बन रही है वो क्या कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट से एक सेकंड में 10 वेव्स निकल रही हैं, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 10। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में यूनिट टाइम में कितनी वेव्स बन रही है, कितनी वेव्स निकल रही हैं, ठीक है। अच्छा अब एक केस देखो, एक ये वाला केस है, एक ये वाला, इसमें ये एक वेव है, वेव्स कैसी होगी ऐसी, ये एक वेव है। अच्छा अब दो केस हैं, फॉर एग्जांपल ये 1 सेकंड के हैं, ठीक है। 1 सेकंड में एक ऑब्जेक्ट से ये वेव निकल रही है, दूसरे से ये। अब वेव्स कहाँ पर ज़्यादा हैं, फर्स्ट केस में या फिर सेकंड केस में? सेकंड में वेव्स क्या हैं ज़्यादा, मतलब एक सेकंड में सेकंड वाले जो केस है यहाँ पे ज़्यादा वेव बन रही है। ज़्यादा वेव प्रोड्यूस होने का मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। एक सेकंड में ये भी बन रहा है, एक सेकंड में ये भी बन रहा है, बट वेव्स कहाँ पे ज़्यादा बन रही है, सेकंड केस में, ठीक है। तो सेकंड केस की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी ज़्यादा। फर्स्ट केस में अगर हम देखें वेव लेंथ देखें, क्या देखेंगे अब हम, लैम्डा वेव लेंथ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये इसका क्रस्ट या और ये इसका दूसरा क्रस्ट, इसका दरमियानी फासला कितना हो रहा है, इतना। दूसरे केस में अगर हम देखें ये एक क्रस्ट, ये एक क्रस्ट, इसका फासला कितना है, इतना। वेव लेंथ कहाँ पे ज़्यादा है, फर्स्ट केस में। सेकंड में वेव लेंथ कैसी है, कम। सेकंड में वेव लेंथ कैसी है, कम। फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कम, बट यहाँ पे वेव लेंथ क्या है, ज़्यादा। एज कम्पेयर टू सेकंड केस वेव लेंथ कितनी हो गई यहाँ पे, ज़्यादा। सेकंड में वेव्स तो ज़्यादा बन रही है एक सेकंड में, मतलब सेकंड केस की फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा हो गई, बट वेव लेंथ कैसी हो गई, कम हो गई। तो इस बात से हमें क्या समझ आया कि जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेव लेंथ क्या होगी, कम होगी। जब फ्रीक्वेंसी कम होगी वेव लेंथ ज़्यादा होगी, दोनों में कौन सा रिलेशन बन रहा है, डायरेक्ट या फिर इन्वर्स। तो फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ में कौन सा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वेव लेंथ कम होगी, जब वेव लेंथ ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। एनर्जी ऑफ क्वांटम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब जितनी ज़्यादा वेव्स बन रही होगी एक सेकंड में, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी उसकी एनर्जी, उतनी ही ज़्यादा उस क्वांटम की एनर्जी होगी, ठीक है। इसी बात को हम ऐसे लिख देते हैं, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या होता है, म्यू, इस तरह से। अब हम जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं क्या लगाते हैं, इज़ इक्वल टू और साथ में कोई कांस्टेंट, ठीक है। H क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट। H को हम क्या कहते हैं, प्लैंक कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू है ये कितनी है, 6.625 एक्सपोनेंट -34 जूल सेकेंड। इस इक्वेशन को हम कह रहे हैं प्लैंक्स इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें किसने दी, प्लैंक्स ने।
इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, प्लैंक्स इक्वेशन। ये इक्वेशन किसकी है, मैक्स प्लैंक की है। अच्छा, अब एक सेकंड हम यहाँ पे रुकेंगे और जब हमने बात की कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से, तो अब ये बताओ कि एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होगा। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, इस तरह से हम बना देते हैं फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा से। तो अल्टीमेटली जो एनर्जी है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, लैम्डा के, मतलब वेवलेंथ के। तो जब वेवलेंथ ज़्यादा एनर्जी कम, जब वेवलेंथ कम तो एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि एनर्जी का वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो अब इस इक्वेशन से हमें क्या बात समझ आ रही है कि क्वांटा की जो एनर्जी है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, वो फिक्स नहीं है। क्वांटा की एनर्जी चेंज हो सकती है। किस पे डिपेंड कर रही है एनर्जी, फ्रीक्वेंसी पे। जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उस वेव में जो फोटॉन्स हैं, उस वेव में जो क्वांटा हैं, उनकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने पढ़ा। जिस वेव की फ्रीक्वेंसी कम होगी उसमें जो क्वांटा हैं उनकी भी एनर्जी क्या होगी, कम। तो इसलिए जो एनर्जी है क्वांटम की वो फिक्स नहीं है। नाउ फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कलर्स हैं, रेड और ब्लू, ठीक है। हमें स्पेक्ट्रम में दो कलर्स मिलते हैं, रेड और ब्लू। सबसे टॉप पे कौन सा होता है, रेड। रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, रेड की वेवलेंथ हाईएस्ट है, ठीक है। क्या कहा मैंने, वेवलेंथ रेड की सबसे ज़्यादा है, बाकी जो कलर्स हैं उनकी वेवलेंथ क्या है, कम है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं पूछूं कि एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, रेड फोटॉन्स की या फिर ब्लू फोटॉन्स की, तो एनर्जी किसकी कम होगी, रेड फोटॉन्स की, ठीक है। क्योंकि अभी हमने बात की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ से। सवाल में क्या था, वेवलेंथ थी, वेवलेंथ ज़्यादा एनर्जी कम, वेवलेंथ कम एनर्जी ज़्यादा। रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है, ज़्यादा है, तो रेड की एनर्जी क्या होगी, कम। ब्लू की वेवलेंथ कम है एज़ कम्पेयर टू रेड, तो ब्लू की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। यहाँ तक किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी बात समझ में ना आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इन चीज़ों को अच्छे से नोट करो, इन रिलेशनशिप को अच्छे से पढ़ो, उनको अच्छे से समझो। यहाँ पे मैंने काफ़ी डिटेल में बात की है क्योंकि फिर ये चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं, ठीक है। MCQ में भी आएगा और सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही नहीं बल्कि आगे कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, चाहे वो MD कैट का हो, चाहे वो ECAT का हो, कोई भी एंट्रेंस, वहाँ पे इस तरह के रिलेशनशिप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का।